देश में धर्म परिवर्तन के शोले लगातार श्रीनगर से लेकर अलग अलग राज्यों में धधक रहे हैं। जी और इतना ही नहीं तो इसको लेकर अलग अलग शहरों में छापेमारी भी जारी है। यूपी में धर्मांतरण रैकेट की रोज अलग अलग परतें खुल रही हैं, जिसको लेकर मचा बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अवैध धर्मांतरण के मामले में ईडी की टीमों ने दिल्ली के 3, लखनऊ के 2 और संत कबीर नगर के 1 ठिकाने पर शनिवार को छापेमारी की थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी को छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग के सबूत हाथ लगे हैं। यूपी में ईडी ने लखनऊ में रहीमाबाद स्थित अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन और गाइडेंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तरों पर छापा मारा था। जांच में सामने आया है कि यह संगठन गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम चला रहा है और अवैध धर्मांतरण को अंजाम देने में इसकी अहम भूमिका रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें। वहीं दिल्ली में इस्लामिक दावा सेंटर के ऑफिस उमर गौतम और उसके सहयोगी काजी जहांगीर के दक्षिण दिल्ली में जामिया नगर स्थित घर पर भी छापेमारी की गई। इन दोनों जगहों से भी कई अहम दस्तावेज मिले। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों में अवैध धर्मांतरण के इरादे से आरोपित संगठनों को मिले कई करोड़ रुपए के विदेशी धन का पता चला है। ईडी अब इन संस्थानों के पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से धर्मांतरण की साजिश यूपी से गुजरात तक फैली हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी में अवैध धर्मांतरण के मामले में कई बड़े खुलासे। प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए थे वो स्पष्ट करते थे कि बहुत ही संगीन अपराध कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से जबरन धर्मांतरण कराना एक था और उसके साथ ही विदेशों से भारत में फंडिंग भेजे जाना, जिसका मकसद भारत की अखंडता को चोट पहुंचाना भी था। अगर इतने गंभीर तथ्य सामने आते हैं तो भारत की अखंडता के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि जांच एजेंसी और खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरह से जांच करके न केवल पर्दाफाश करे कि क्या गलत गतिविधियां हो रही हैं, बल्कि जो गुनहगार हैं उनको सजा भी हो और एक मजबूत संदेश जाए कि भारत की अखंडता के खिलाफ अगर कोई सोचेगा भी तो उसे दंडित किया जाएगा। और जो भी लोग इसका समर्थन भी करते हैं सांप्रदायिक राजनीति करते हुए, उनको भी एक सबक मिले कि ये वो मजबूत सरकार है जो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को बिल्कुल सहेगी नहीं। जी, आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को, जो बता रहे थे कि यूपी ही नहीं अलग अलग राज्यों में भी आप जिस तरह से धर्मांतरण की बात आज सामने आ रही है, धर्मांतरण का खेला देश में बड़े पैमाने पर जारी है। हमारे साथ इस पर चर्चा और बात करने के लिए, बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता, जी हाँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अतीकुर रहमान साहब, जी हाँ, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हमारे साथ हैं, आपका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। और हमारे साथ अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका स्वागत है। डॉक्टर भदौरिया, मुझे इस बात की जानकारी दी गई है कि आपको जल्दी जाना है, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा के पास चलते हैं। आशीष, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ईडी अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है, दस्तावेज मिल रहे हैं और पुख्ता सबूत मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के, यानी कि मनी ट्रेल भी हाथ आई है। आशीष,
देखिए मनीष जी, ईडी ने जो 6 जगह छापेमारी की थी, उन 6 जगहों छापेमारी में ईडी को कई डॉक्यूमेंट्स हाथ में लगे हैं। देखिए पहले से ही ये बात सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग सब जानते थे कि दान के नाम पर हुई है। जो ईडी को डॉक्यूमेंट मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हुई है। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि इन फंडिंग्स का, यानी जो पैसे दान के नाम पर उमर गौतम को मिले थे, उन पैसों का उन्होंने क्या किया। अगर उनके अकाउंट्स में ये पैसे आते थे तो फिर उस अकाउंट से वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते थे, उन सभी के बारे में ईडी अब तफ्सील करेगी कि क्या दूसरे बैंक अकाउंट्स में भी पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि उमर गौतम के दिल्ली कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं उनको बहुत जल्द ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जो फंड आता था वो कहां से आता था, उस फंड को ये लोग डिसबर्स कैसे करते थे, कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं। तो इसको लेकर ईडी इन सभी पदाधिकारियों से पूछताछ करेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि सलाउद्दीन जो गुजरात से पकड़ा गया है, इस समय जी हाँ, आप आशीष सिन्हा को सुन रहे थे जो लगातार जानकारी दे रहे हैं धर्मांतरण के मुद्दे पर देश में किस तरह से अलग अलग शहरों में गिरफ्तारियां हो रही हैं और ईडी अब आगे क्या करेगी। जी हाँ, पुख्ता सबूत मिले हैं, कागजात मिले हैं और इसके साथ साथ अब पूछताछ होगी, छानबीन होगी और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को लेकर जो बात सामने आ रही है इसमें कितनी गहराई और सच्चाई है, इसको टटोलेगी और खंगालेगी। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की ओर। मेहमानों में हमारे साथ अनिला सिंह जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अतीकुर रहमान साहब और विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। आप सबका इस्तकबाल करते हैं। अनिला जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आज डॉक्टर अनुराग भदौरिया को कहीं और जाना है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जिस तरह से आप लोग भी तैयारी में जुट गए हैं, अनिला जी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 6 महीने बाकी हैं, शायद अभी से वो भी कमर कस रहे हैं। डॉक्टर भदौरिया, यूपी में धर्मांतरण का बड़ा खेला जारी है, पुलिस एक के बाद एक पकड़ रही है, इसमें सियासत मत ढूंढिएगा आप। देखिए, हम कभी सियासत नहीं ढूंढते। मैंने क्या बोला, इस समाज के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो जबरदस्ती किसी के साथ करता है तो ये कानून जुर्म है। उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है, इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार अपना कानून का पालन करने में नाकाम है। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ इसी में क्यों, किसी भी क्षेत्र में कानून को नहीं बना पा रही है। ये मार्केटिंग इवेंट ज्यादा करती है, समस्या का समाधान नहीं करती। समस्या का समाधान करती तो 4.5 साल तक सरकार क्या कर रही थी। इसके मतलब सरकार के नॉलेज में ये सब चीजें हो रही हैं। सरकार की पुलिस ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी मोहल्ले में कोई काम चल रहा हो, गलत काम अगर हो रहा है और सरकार को मालूम ना हो। इसके मतलब सरकार ही ये काम को करवा रही है, सरकार की मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि अब सरकार को लगता है कि समाज के असली मुद्दों को हमें दबाना है, सरकार धर्म परिवर्तन कराएगी। ऑब्वियसली, जो कि सरकार क्यों नहीं बोली। फिर सरकार 4.5 साल से क्या कर रही थी। अगर पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पे विदेशी फंडिंग हो रही थी, इतनी खतरनाक चीजें हो रही थी, तो 4.5 साल सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी। किस बात का इंतजार कर रही थी? ये इंतजार कर रही थी कि चुनाव के जब 4-5 महीने बचेंगे तो हम इसको उजागर करेंगे, इस बात का इंतजार कर रही थी। ये चुनाव से इसका संबंध क्यों होना चाहिए भाई? ये किसी की भी समस्या का समाधान ना करके उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए क्या है। महिलाओं पे तो अत्याचार बढ़ा हुआ है, उसका भी समाधान नहीं करेंगे। जहरीली शराब बिक रही है, लोगों की मौतें हो रही है, उसका भी समाधान नहीं करेंगे। भू माफिया पैदा हो गए, उसका भी समाधान नहीं करेंगे। महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ा है, समाधान नहीं। किसान धरने पे बैठा है, मौतें हो रही हैं, समाधान नहीं। यहाँ पे तानाशाही चलती है। जिस तरह से जिला पंचायत को आपने जीतने को, अध्यक्षों को जिताने के लिए इनके जो डीएम एसपी माफियाओं की तरह काम कर रहे थे, जैसे सुपारी लेके काम करते हैं ना कि हमें जिला पंचायत अध्यक्ष जिताना ही है। सदस्य आपके हैं नहीं तो आपके अध्यक्ष ज्यादा कैसे जीत जाएंगे, ये बता दीजिए मुझे। इसके मतलब आपके जो वीडियो वायरल हुए हैं, इनके डीएम साहब क्या कह रहे हैं, क्या भाई कैमरा थोड़ी देर के हटा देंगे और फिर क्या क्या कर देंगे, आपने सुन ही लिया होगा। तो डॉक्टर भदौरिया, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो जिला पंचायत के चुनाव के नतीजे बताते हैं। तो बता रहे ना, सदस्य कौन जीता था? जिला पंचायत के सदस्यों समाजवादी पार्टी ज्यादा जीती थी, फिर अध्यक्ष इनके कैसे जीत जाएंगे? तो तानाशाही नहीं तो क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जवाब नहीं दे पाती महंगाई, बेरोजगारी पे। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, लोग परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्या की आप रेट देख लीजिए, कितने आत्महत्या हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। अगर कोई भी धर्मांतरण की बात जो होती है, अगर समाज के अंदर हो रहा है और सरकार इस पे कार्रवाई 4.5 साल तक नहीं कर पाई, तो मैं कहता हूं यही घटना अगर पश्चिम बंगाल में हुई होती, महाराष्ट्र में हुई होती, राजस्थान में हुई होती, तो अनिला सिंह जी अभी इस्तीफा मांग रही होती मुख्यमंत्री का। तो मैं मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं कि आदित्य योगीनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिनके शासनकाल में इस तरह के कांड हो रहे हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ
बैठ के यहाँ पे मार्केटिंग इवेंट जी। की बात करते हैं, लेकिन समस्या का डॉक्टर समाधान भदौरिया। करते मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर भदौरिया, अनिला जी और विनोद जी से भी मेरे सवाल होंगे, लेकिन चूंकि आपको जाना है इसलिए मैंने बगैर रोक टोक के आपको पूरा बोलने का मौका दिया। डॉक्टर भदौरिया, अनिला जी, लेकिन जवाब बनता है आपका। सीधा आरोप है, एक तो इस्तीफा मांग रहे हैं और उससे सबसे बड़ा आरोप ये कि ये तो सरकारी करा रही थी, है ना, मेरे तो गले के नीचे नहीं उतर रही बात। डॉक्टर भदौरिया ने कह दिया है कि ये जो धर्मांतरण चल रहा था ये सरकारी चला रही थी। अब आप जवाब दीजिए अनिला जी। अभी आपने कहा कि आपके गले के नीचे नहीं उतर रही थी, तो जो इन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, तो ये बात तो किसी के भी गले नहीं उतरेगी कि समाजवादी पार्टी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मुसलमान बना रही थी, कोई विश्वास नहीं करेगा। और ये जताता है कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। और बार बार ये दुहाई दे रहे हैं। जवाब दीजिए ना, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी, तो आप क्या कर रहे हैं? इनके 35 अध्यक्ष अनिला जी, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो आपने कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? मेरा जवाब का जवाब, समाजवादी पार्टी के मेंबर ज्यादा जीत कर मैं आए आपसे हैं। पूछ रहा हूँ, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो कार्रवाई विपक्ष तो करेगा नहीं, सरकार करेगी। यहाँ पे कानून है, कानून का पालन कराना जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जब हथरस की बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो विदेशी फंडिंग बाद में आ गई, जब उसकी हत्या हो गई, आपने उसके पहले उनको क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा था आपने? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि वो बेचारी बच्ची के साथ अन्याय होगा उसके बाद आप पकड़ेंगे? आप इंतजार करते रहते हैं क्या? हाथरस की बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, उसके बाद आपने पकड़े थे, तो आपने पहले क्यों नहीं पकड़े? अगर पहले पकड़ लेते तो कम से कम बच्ची की जान बच जाती। आज आपने अगर एक कांड हो रहे थे, आपने पहले पकड़ लिया होता, 3 साल पहले 2017 नहीं है, और 2017 के पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2017 के बाद हो रहा है, इसके मतलब सरकार आपकी है, तो सरकार जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जीत भी मेरी, पट भी मेरी, सरकार जिम्मेदारी से भाग जाएगी हमेशा। कमाल की बात है, सरकार जिम्मेदारी से मत भागिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस आपकी क्या कर रही थी? खाली न्यूज बनाने के लिए, मार्केटिंग इवेंट करने के लिए। इसके मतलब सरकार फेल हो रही है। आप सुरक्षा देने में, महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल हो रहे हैं। आप हर तरह से महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो इस तरह के कांड उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहे हैं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार वहाँ के नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार माफियाओं पे लगाम नहीं लगा सकती, जो सरकार शराब माफियाओं पे लगाम नहीं लगा सकती, जो सरकार किसानों का सम्मान नहीं बचा सकती, जो सरकार महंगाई नहीं रोक सकती, बेरोजगारी नहीं रोक सकती, जो सरकार कोरोना काल में लोगों की मौतें नहीं रोक पाई, वो सरकार रहने लायक है ही नहीं। उस सरकार को जनता विदाई कर देगी 2022 में, क्योंकि जनता जान रही है कि समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। ये सरकार समाज के असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, जो ये चाहती नहीं है कि समाज के असली मुद्दों पे बात हो। इसलिए जाति धर्म की नाम की राजनीति करती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई का इंतजार करती रहती है कि जब चुनाव आएगा तो कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे कानून है, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करेगा, जबरदस्ती करेगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कानूनी कार्रवाई कम, माहौल ज्यादा बनाते हो। कानूनी कार्रवाई करते अगर आपका कानून मजबूत होता, आपके पुलिस का खौफ होता, सरकार का खौफ होता, तो इस तरह के कांड उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं हो रहे होते जिस तरह के कांड उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रहे हैं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार निकम्मी है, यहाँ की पुलिस निकम्मी है। ये खाली उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस विपक्ष को धमकाने और डराने में काम आती है। ये जिला पंचायत अध्यक्ष जिताने में काम आती है। लेकिन जिला पंचायत समाजवादी के जिला पंचायत सदस्यों को कैसे डराया जाए, कैसे धमकाया जाए, कैसे उन पर बुलडोजर चलाया जाए, कैसे उनके घरों का रास्ता खोदा जाए, कैसे उन पर FIR किया जाए, कैसे उनका अपहरण किया जाए, ये करके आप जिला पंचायत अध्यक्ष जीत सकते हो। डॉक्टर भदौरिया, हटा दिया जाए। डॉक्टर भदौरिया, आप सिर्फ यहाँ डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, आपकी शताब्दी में इतने सारे सवाल हैं। डॉक्टर भदौरिया, विनोद बंसल जी भी हंस रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या लाके देती है। डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, बिल्कुल सपा। अनिला जी ने नारा दिया है। डॉक्टर साहब अनिला जी ने नारा दिया, अगर आपको जवाब देना है तो दे दें। आपका वक्त खत्म हो रहा है 7:15। अब की बार सपा पूरी सफा। इसके बाद भाजपा तो गई भैया, ये तो खदेड़ा हो गया आपका। अब खदेड़ा होगा यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में, चिंता मत करो, खदेड़ा होगा, खदेड़ा होई। और बीजेपी गई, अब बीजेपी का कुछ पता नहीं, खदेड़ा हुई, बीजेपी गई। अब बीजेपी का यहाँ सिर्फ एक नाम और निशान तक खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश डॉक्टर भदौरिया, जिसकी नाकामी की वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज लोगों को कोरोना काल में मौत का सामना देखना पड़ा है। और जिस तरह के कांड जो आपकी सरकार में हो रहे हैं, जी डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, आपके और अनिला जी के बीच जो वाद विवाद और बहस हुआ, उसको लोगों ने देखा और समझा और जाना।
कि आप दोनों क्या सोच रहे हैं और आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है और कैसे आगे आने वाले समय में चीजें आगे बढ़ेंगी। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। जी हां, आज मैं अपनी टीम से कहूंगा कि विनोद बंसल जी और अतीकुर रहमान साहब को भी विंडो में लाइएगा। अनिला जी, आप बने रहिए। आपसे मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं विनोद बंसल जी और अतीकुर रहमान साहब के बाद आपसे पूछूंगा। विनोद जी, सबसे पहला सवाल, हिंदुओं की नस्ल खत्म करने की प्लानिंग है, ऐसा कोई और नहीं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन कहते हैं पूरी की पूरी नस्ल खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आ रही है। को बताना चाहता हूं, देखिए, क्योंकि देखिए ये राजनेताओं को काम राजनीति करना है और आपसी वाद विवाद के माध्यम से ही जो है ना इन्होंने वोटरों को भ्रमित करना है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, मुझे लगता है अतीकुर रहमान जी भी इससे सहमत होंगे मेरी बातों से। देखिए, अपने मुंबई के अंदर अभी एक फ्लाईओवर बन रहा था, उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर रखना चाह रहा था, जिसका विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध किया। और कल महाराष्ट्र की सरकार ने कहा हाँ नहीं, हम उसको छत्रपति शिवाजी के नाम से रखेंगे। कारण क्या था कि देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये धर्मांतरण के सरगना थे, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए देहरादून के अंदर किस तरह से एक स्कूल के अंदर हलाल मीट को परोसने के लिए उन्होंने टेंडर निविदा जारी की थी, बजरंग दल ने उसका विरोध किया, स्कूल को माफी मांगनी पड़ी। तीसरा, बुलंदशहर के अंदर, मेरठ के अंदर अनेक ऐसी घटनाएं जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर घटी, जहां पर हिंदुओं के पलायन को मजबूर किया गया और वहां पर मंदिरों पर कब्जे किए गए। बजरंग दल के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उन मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया गया। बेंगलुरु के अंदर कुछ सरकारें ऐसी हैं जो कि हिंदुओं के पैसे को जो है हड़पने की कोशिश करती हैं। बेंगलोर के अंदर जो है वो जो देवस्थानम बोर्ड का जो पैसा है, देवस्थानम बोर्ड का, वो मंदिरों का जो धन है उसको जिहादियों पर खर्च करने की योजना बन गई उनके कोविड काल में। विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया, उसको रोका गया। बिहार के अंदर देखिए, पूर्णिया के अंदर, दरभंगा के अंदर, अररिया के अंदर और ये जो आपका और अनेक कई स्थानों पर ये विस्फोट हुए, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर और मौलवियों के थैलों के अंदर। संपूर्ण देश ने देखा, लेकिन कोई नहीं बोला। इनमें से कोई जिहादी नहीं बोला आखिरकार ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, इसका एनआईए जांच होनी चाहिए। पूर्णिया के अंदर की बात हो या मधेपुरा के अंदर की बात हो या किशनगंज के अंदर की बात हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर महादलितों के ऊपर इस्लामिक जिहादियों ने रात के अंधेरे में हमले किए और उनको बस्तियों को जला दिया, महिलाओं को आर्दनग्न करके पीटा, मारा और उनको बलात्कार करने का प्रयास किया गया। कोई नहीं बोला। ये सब बातें जो है धर्मांतरों को बढ़ावा देने वाली है, हिंदुओं को तोड़ने वाली है, उनके मनस्थिति को दबाने वाली है। एक और बात मैं बताऊं मनीष जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून बना, उसको 50 दिन के अंदर 70 दिनों के अंदर सिर्फ 7 महीने के अंदर 50 केस दर्ज हुए और लगभग 125 लोग अरेस्ट हुए। अब तक 13 के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। ये है उत्तर प्रदेश की प्रखर सरकार, विनोद जी की प्रखरता में। और अब देखिए गुजरात के अंदर जो कानून बना है, तो विनोद जी दर्ज हुए। बिल्कुल अलग अलग राज्य कानून बना रहे हैं। विनोद जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जनाब अतीकुर रहमान के साहब के पास मैं नहीं गया तो ये गलत होगा क्योंकि बहस के पहले पड़ाव में मैं अभी तक उनके पास नहीं जा पाया हूं। अतीकुर रहमान साहब, जिस तरह से बात की जा रही है कि धर्मांतरण की आड़ में हिंदू मुसलमान करो, जनसंख्या संतुलन बिगाड़ो और एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और कुछ ऐसे नेता जो कि सांसद भी है, वो भी ये कहने लगे हैं कि ये मसला तो अब संसद में उठाएंगे। अतीकुर रहमान साहब, थोड़े समय के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना जवाब दें और ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं आप ही से शुरू करूंगा। जनाब अतीकुर रहमान साहब। जी अवस्थी जी, सबसे पहले क्लैरिफिकेशन जरूरी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमा के ऊपर विनोद बंसल जी ने जो इल्जाम लगाया है कि वो सरगना थे धर्म परिवर्तन के, तो मैं बताना चाहूंगा विनोद बंसल जी को कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमा सरगना नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर सूफीज़्म को फैलाकर आपके साथ में मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था। विनोद जी, जनाब अतीकुर रहमान साहब को बोलने देते हैं, फिर अपने पास दूसरे पड़ाव में वक्त है जब आप दोनों आपस में वाद विवाद कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है अवस्थी जी के सूफी हजरात ने ही इस्लाम को फैलाया हिंदुस्तान के अंदर। उसके साथ साथ हकीकत ये भी है अवस्थी जी
कि जो इल्जाम लगाया जाता है मुसलमानों के ऊपर तलवार की जोर पर, वो तो इनका ये इल्जाम स्वीकारोक्ति रद्द है। हो गया, क्योंकि दिल्ली के आसपास जहां पर मुस्लिम हुकूमतें थी वहां पर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। धर्म परिवर्तन हाँ। अगर हुआ है तो साउथ इंडिया में हुआ है, मलबार अच्छा, में धर्म हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ तो अपने जहां आप कैसे पर मुसलमान अरब बन गए? लोग समंदर के जरिए आए यहाँ भाई पर साहब, क्या और उनकी क्या अच्छी क्या क्या आदतें इस्लाम में देखिए, ऐसा क्या आकर्षण उनके था बिजनेस के जिसकी तरीके वजह से से वो मुसलमान इंस्पायर बन गए? होके वहां के लोगों ने धर्म को अपनाया, और सूफीइज्म तो अपनाया नहीं, पैमाना उनको रहा मजबूर है किया धर्म गया। परिवर्तन का। सूफीइज्म ने तो हिंदू मुस्लिम सभ्यता को अतीकुर रहमान आबाद रखा है साहब, आज तक। अतीकुर रहमान सबसे साहब, ज्यादा विनोद बंसल धर्मांतरण जी, की- अतीकुर रहमान साहब, विनोद बंसल जी और अनिला जी, जी हाँ, ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक परतें खुल रही हैं, इसी को लेकर मचा बवाल है, इसलिए ये देश का सवाल है। ब्रेक के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमान के रूप में अनिला सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भाई विनोद बंसल जी, और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर, जी हाँ, ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। और अतीकुर रहमान साहब के पीछे अगर आप किताबें देखें तो वो खुद बताती हैं कि वो पढ़ते लिखते रहते हैं। विनोद जी, आप अगर फ्रेम देख पा रहे हैं तो ये फ्रेम आप भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जाऊंगा और उसके बाद आपके और अनिला जी के पास आता हूं। अतीक साहब, रवि किशन ने तो यहां तक कह दिया कि जो हो रहा है धर्मांतरण जिस तरीके से जारी है, जिस रफ्तार से वो चल रहा है, ये अपने आप में धार्मिक आतंकवाद है, सीधा आरोप है। अतीकुर रहमान साहब जी, अवस्थी जी, ये आरोप कोई नया तो नहीं है। हम तो 70 साल से झेल रहे हैं, जब से आरएसएस पैदा हुई है हम ये आरोप झेल रहे हैं और इसका बाकायदा हम जवाब भी दे रहे हैं। इस मुतालिक सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अवस्थी क्या जी विक्टिम कार्ड है? कि देखो, मैं आरोप मान झेल रहा रहे हैं। हूं कि धर्म हम आतंक परिवर्तन झेल रहे हैं और ये आरोप झेल रहे हैं। आप देखिए ना जी, ये विक्टिम कार्ड खेलना विनोद जी, इसकी पुरानी विनोद जी, आदत रही है। विनोद जी, विनोद जी, आग्रह करूंगा विनोद जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहस और वाद विवाद अगर हो तो वो एक बार अपन सुन लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब को पूरा वक्त नहीं दिया जा सका है, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आप दोनों का शास्त्रार्थ कराता हूं। अतीक साहब, नहीं, शास्त्रार्थ तो शास्त्री धर्म के साथ किया परिवर्तन जाता है। अवस्थी जी अवश्य होता है। जो तथ्य सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि दावा सेंटर खोल रखा था वो उमर गौतम साहब ने, कोई दूध की दुकान की आड़ में साहब दावा ने। नहीं चला रहे थे, वो कन्वर्जन नहीं कर रहे थे। उनका देखा। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि बाकायदा conversion उनके नजर पास नहीं आता। अदालत के पेपर्स हैं, कोर्ट पेपर्स हैं, पूरी तरह से आर्टिकल 25 के तहत कन्वर्जन हो रहा था। अब अवस्थी जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, और मेरे जैसे लाखों लाख मुसलमानों ने पिछले 7 दिनों में इन बातों को सामने रखा है कि कुरान और अल्लाह जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के अंदर कतई कबूल नहीं करता है। अगर इसके अंदर फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है तो ये बिल्कुल माना ही नहीं जाएगा, उनका इस्लाम कबूल करना वैलिड ही नहीं माना जाएगा। अवस्थी जी, अगर आर्टिकल 25 का वायलेशन हुआ है तो ये धर्म परिवर्तन माना नहीं जाना चाहिए। ये इस्लाम के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है। और अगर आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं हुआ है तो बाकायदा इन द नेम ऑफ आर्टिकल 25 एक अभिव्यक्ति की आजादी, लिबर्टी, ये छूट देती है हिंदुस्तान के अतीकुर रहमान साहब, एक धर्म से दूसरे अतीकुर धर्म रहमान में साहब, अतीकुर रहमान साहब, विनोद जी आ रहा हूं आपके पास। अतीकुर रहमान साहब, जिस तरह से एटीएस एक के बाद एक खुलासे कर रही है, उसमें जो सामने आ रहा है, मूक बधिर बच्चे यानी कि गूंगे बहरे बच्चे, और जहां तक इरफान खान की बात की जाए जो कि बीड़ से आता है, वो तो एक इंटरप्रेटर है, उसका ये काम ही है कि ऐसे बच्चों के साथ संवाद करना, उन्हें बताना, समझाना। ये एटीएस कह रही है, एटीएस की जांच में सामने आया। इसके अलावा आप देखें महिलाएं, वो मजलूम, उनको कैश देकर, उनको आप लुभाने के लिए अलग अलग बातें कहकर, उनको सपने बेचकर अगर आप धर्मांतरण कराते हैं तो अतीकुर रहमान साहब ये किस श्रेणी में आना चाहिए? जी ठीक है अवस्थी जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अभी तक ये मामला इन्वेस्टिगेटिंग उसके अंदर है, अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचा है। हम जानते हैं किस तरह से पिछले 1 साल, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 1 साल में योगी सरकार के ऊपर कोर्ट ने कितना रेप्रिमांड किया है, इनको कहा है कितने गलत उसमें इन लोगों ने यूएपीए लगाए गए, पुलिस का गलत इस्तेमाल हुआ, अब एटीएस का इस्तेमाल हो रहा है गलत तरीके से, इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ तक कि NIA का भी बहुत बर्बाद किया जा रहा है। अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब,
अतीकुर रहमान साहब, जो बातें और सबूत सामने आ रहे हैं, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, उसमें ये साफ लग रहा दिख रहा है, सबूत भी सामने आए। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा ने भी कहा कि सबूत में कागजात में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आई है। मनी ट्रेल तो पुलिस खुद नहीं पैदा कर सकती ना अतीक साहब। और जहां तक बात की जाए कतर, कनाडा, यूएई के कुछ ऐसे मुल्क, जिस तरह से ये सारी बातें और ये देशों के नाम सामने आ रहे हैं, तो आखिर इसको क्या कहा जाए अतीक साहब? एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट है अवस्थी जी, आपको याद होगा यही इल्जामात, यही फॉरेन फंडिंग के इल्जामात, यही टेररिज्म के इल्जामात इन्होंने तबलीगी जमात एपिसोड पे भी लगाए थे, कुछ साबित नहीं हुआ। अब ये अगर एपिसोड 2 साबित हो गया तबलीगी जमात का, तो क्या ये माफी मांगेंगे? बीएसपी के प्रवक्ता बैठे हैं विनोद बंसल जी, ये माफी मांगी, इन्होंने माफी मांगी। आरोप हमें लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया जानती है। सेम आरोप लगाए थे, कुछ साबित नहीं हुआ। किसके नाम से चल रहे हैं? कौन चला रहा है? कौन पकड़े जा रहे हैं? कौन अदालत में भी तबलीगी जमात के कलम कर रहा है? मेंबर को भी ये साबित नहीं कर पाए, एक मेंबर को भी ये कन्विक्ट नहीं कर पाए। उसके अंदर पढ़ लिया करो, सदग्रंथ पढ़ लिया करो। आप उल्टे ग्रंथ पढ़ोगे तो उल्टी वो मानसिकता बनेगी। आप देखिए ना कि मुझे नहीं समझ में आ रही है क्या बात कह रहे हैं। उसी हिसाब से आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आज टीवी चैनल पर, नेशनल टीवी चैनल के डिबेट में बैठे हैं, उसको तक तो पहुंचे ना जी, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। सबूत नहीं मिला तो डिबेट किस लिए हो रही है आप बताइए ना। लेकिन आपको तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर और भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर भरोसा ही नहीं है। आपके लिए तो तभी उसको भरोसा होगा। अरे यही है ना, अभी तो उससे आप भागने की परंपरा है। आप मुझे बताइए दिल्ली के अंदर नगर में इलीगल काम चल रहे हैं और वहाँ पर धर्मांतरण रैकेट चलाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को पलायन से मजबूर किया जा रहा है, उसका नहीं बोलोगे आप। वहाँ पर आप कुछ नहीं बोलोगे, आप रांची में बोलोगे किस तरह से आदि फल और सब्जी के माध्यम से, और वो जो है महिलाओं को भूल गया कर रहे हैं, आप उसको नहीं बोलोगे। कोर्ट में जाके कहा है मेरी मर्जी से मैंने धर्म परिवर्तन किया है। आखिरकार वहाँ पर जो है आरक्षण में, बांका में जो बम विस्फोट पे वो किसने किए, किसका मतलब था वो? धर्म परिवर्तन साबित नहीं हो पा रहा है, भैया बताओ ना, का एंगल ला रहे हैं। धर्म परिवर्तन साबित नहीं हो पा रहा है तो फॉरेन फंडिंग आ रही है। वो इस्लामिक जिहादियों ने की बस्ती को गिरा दिया, वो किस मानसिकता था? यही धर्मांतरण का मानसिकता थी उसमें। अरे विनोद बंसल जी, अयोध्या घोटाले को आप सामने नहीं ला पाए, उसको साबित नहीं कर पाए, उसको ढाकने के लिए सब कुछ किया है। ये जो दरभंगा में जो विस्फोट हुआ था उसमें कौन पकड़े गए? कुछ नाम बोल दो ना जी आप। कौन पकड़े गए? बोलो ना कौन कौन थे वो, कुछ नाम बता दो। या आप कह दो वो भी अपराधी नहीं है जी, वो भी जबरदस्ती पकड़े गए हैं। वो हमारी तो पाकिस्तान की पुलिस आकर के इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी मानेंगे, इससे पहले मानेंगे नहीं आप। अगर कोई बढ़ावा देता है तो वो आरएसएस और बीएचपी करती है। आरएसएस को आप बार बार बोलोगे तो आपका उद्धार नहीं होने वाला। वो रावण का तो हो गया था, लेकिन आप कलयुग में कोई आतंकी अगर राम का नाम लेगा तो उसका उद्धार जल्दी नहीं होने वाला, उसको राम की शरण में जाना पड़ेगा जी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रिजाइन करवाइए आप पहले। अरे पहले आप देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर कितने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। आपने अयोध्या कुरान की आयतों पर लेकर के कितने लोग बेहतर हुरों का वादा करते हैं। आप मुझे बताइए कि आखिरकार वो जन्नत और जो स्वप्न दिखा करके कितने युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हो बताओ ना। उसका तो हिसाब दे नहीं पाए। पुस्तकों का बंडल दिखा रहे हो, वो पुस्तकें कैसी हैं इसकी आपकी मानसिकता दर्शा रही है। आप कम से कम सदग्रंथ पढ़ लिया। जितने इल्जाम आपके ऊपर लगाए हमने तो नहीं लगाए। ना हमें इल्जाम की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप में हम धड़ल्ले के साथ बोलते हैं, हम कोई आतंकवादी अड्डा नहीं राम मंदिर के नाम पे ईंटें जमा की, हम कोई आतंकवाद की फैक्ट्री नहीं चलाते। उसका हिसाब विनोद जी अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ इस पैनल में एक महिला हैं, जी हाँ, बड़ी शालीन प्रवक्ता है, नीचे नजरें झुका के लगातार सुनने की कोशिश कर रही थी शायद अनिला जी। अनिला जी, आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनावी चाल है। यूपी में जिस तरह से धर्मांतरण के रैकेट एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है ये चुनावी चाल है क्योंकि ये 22 की चुनावी बिसात है। देखिए मनीष जी,
हमारा संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है बिल्कुल करे, ठीक है। और संविधान का सम्मान सभी को करना चाहिए। मैं अभी देख रही हूँ अतीकुर रहमान जी जो हैं एडवोकेसी कर रहे हैं उन लोगों इसका तो गलत फायदा उठा रहे हैं लोग। पूरे तथ्य मिले हैं, पूरे एविडेंसेस मिले हैं कि किस प्रकार से मूक बधिर, दिव्यांग, महिलाएं, गरीब ऐसे लोगों को लालच देकर, डराकर, धमकाकर, बहलाकर, उकसाकर मतलब धर्म परिवर्तन किया गया है। ये गलत है, इसकी इजाजत तो अल्लाह भी नहीं देता। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो आप खुद इस बात को जब बोल रहे हैं कि इसकी इजाजत जो है अल्लाह भी नहीं देता है, तो ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन साबित होंगे अगर ये साबित हो गया तो। अगर साबित हो गया तो जी, अगर का तो यहाँ पे अतीकुर रहमान जी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एविडेंसेस के साथ पकड़ा है। ये बात तो आपने तबलीगी जमात के मामले में भी कही थी ना अतीकुर जी। आप बोल रहे थे जनाब अतीक साहब, मेरा आग्रह है अनिला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दी जाए। देखिए, मेरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, ये हेविली डोमिनेटेड है ये मुस्लिम से, ठीक है। इतना मुसलमान यहाँ रहता है, बाकी सब लोग तो नहीं पकड़े गए ना, यही लोग क्यों पकड़े गए हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, पर है ना कुछ जो एक मिशन में लगे हुए हैं और फंडिंग होती है, सत्यता है। मैं ये कह रही हूँ कि आप समझाकर, अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे कोई और धर्म मानने वाला है, उसको समझाकर अगर उन्हें समझ में आता है कि भाई ठीक है, इस्लाम बेहतर है उनके धर्म से, और वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, समझ में आता है। पर साजिश के तहत अगर उनको फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए तो गलत है। पूरा तार जुड़े हुए हैं, 25 से ज्यादा राज्यों में इन लोगों की अपनी जो शाखाएं हैं वो चल रही हैं, पैसा बाहर से आ रहा है और टारगेट किया जा रहा है, मेरे से हमें पता है, कमजोर लोगों को। ये गलत बात, ये भारत में नहीं हो सकता है, और यूपी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और ये चुनाव की कौन सी बात कर रहे हैं मनीष जी? जब ये बताइए, जब सीए के तहत आपने देखा था जो हंगामा कर रहा था, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया था, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे कि उन्होंने पोस्टर लगवा दिए, खूब चिल्ला चिल्ली हुई, खूब डिबेट हुई कि पोस्टर लगवा दिए, उन्होंने पोस्टर लगवा दिए और कहा और कानून बनवा दिया कि जो प्रॉपर्टीज को डैमेज करेगा अनिला जी उसी को देना पड़ेगा। जी, अनिला जी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, आज के लिए मेरे पास इतना ही वक्त है। लेकिन आप जैसे ज्ञानी लोग आज के इस कार्यक्रम में देश का सवाल में आए, भाई विनोद बंसल जी, जनाब अतीकुर रहमान साहब, अनिला जी, आप लोग आकर देश का सवाल में अपनी अपनी राय रखी, पार्टी की विचारधारा रखी। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मर रही है इंसानियत, यहां धर्म जो अमर हो रहा है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जिला पंचायत चुनाव पर ओवैसी का बयान। यूपी में मुस्लिमों की 19% आबादी, एक भी अध्यक्ष नहीं बना। योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों को दूसरे दर्जा का बनाया गया। बीजेपी से डरना नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना है। हमें अपनी आजादी, सियासी आवाज बनानी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान। हमें अपनी आवाज या लोकतांत्रिक तरीके से उससे उठानी होगी, सियासी आवाज बनानी होगी। इस बड़ी खबर के बाद एक और बड़ी खबर यूपी से। यूपी के जिला पंचायत चुनाव पर ओवैसी का बयान। अखिलेश यादव पर ओवैसी का तंज। समाजवादी पार्टी के 800 सदस्य जीते, अध्यक्ष सिर्फ 5 बने। क्या बाकी सदस्य बीजेपी की गोद में बैठ गए? सीधा प्रहार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर। परिवार के दबदबे वाले जिले में सबसे ज्यादा सदस्य जीते, फिर अध्यक्ष के चुनाव में कैसे हार गए? सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी पर। जी हां, यूपी की लगातार एक के बाद एक 2 ब्रेकिंग के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।